अमीन साहब, मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के सदर जनाब सैयद खुर्शीद हुसैन साहब, खाजिन अब्दुल सत्तार मुजाहिदी साहब, मौलाना मोहम्मद सालिक साहब, सदर जमीयतुल उलमा मौलाना सुलेमान कासमी साहब, तांडूर शहर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब अब्दुल हादी साहब, हैदराबाद से तशरीफ़ लाए तमाम अरकान बल्दिया व सुदूर मोतमदीन। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तांडूर के बल्दिया के इलेक्शन में वार्ड नंबर 3 से मोहतरमा अक्सा जहरा साहिबा को उम्मीदवार बनाया। वार्ड नंबर 4 से मोहतरमा आमिना बेगम साहिबा, वार्ड नंबर 5 से हबीबा बेगम साहिबा, वार्ड नंबर 7 से अजहरुद्दीन साहब, वार्ड नंबर 14 से मोहतरमा प्रवीना, वार्ड नंबर 17 से मोहतरमा आमिना बेगम, वार्ड नंबर 18 से मोइज़ खान, वार्ड नंबर 19 से मोहतरमा विजय लक्ष्मी साहिबा, वार्ड नंबर 20 से मोहतरमा शमीम बेगम साहिबा, वार्ड नंबर 21 से जनाब मुख्तार अहमद साहब, वार्ड नंबर 22 से हफीज़ शहरी साहब, 25 से मोहतरमा आयशा बेगम साहिबा, 31 से अफजल ख़ान, 32 से मोहतरमा राबिया सुल्ताना साहिबा, वार्ड नंबर 35 से आरिफा बी साहिबा। मेरी आप तमाम से गुजारिश है, बल्कि पूरे तांडूर के राय दहिंदगान से मेरी गुजारिश है कि इस बार आप अपने वोट को ज़ाय होने से बचाइए और MIM पार्टी के तमाम उम्मीदवार जिनका इंतखाबी निशान पतंग है, पतंग के निशान पर आप मोहर लगाकर अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए और तांडूर में आप डेवलपमेंट और विकास या तरक्याती कामों को जो अंजाम देना है, उसको मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हमारे मुंतखब शुदा अरकान बल्दिया उन तमाम तकालीफ को दूर करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। और ये बात को ही बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पिछले 2 इलेक्शन से वार्ड नंबर 7 के अजहरुद्दीन साहब कभी 19 वोट से उनको कामयाबी नहीं मिली, तो कभी 21 वोट से उनको कामयाबी नहीं मिली, और वहाँ से उनकी कामयाबी को रोकने के लिए BRS पार्टी कोशिश कर रही है ताकि वहाँ से वेंकटी कामयाब हो जाए। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूँ वार्ड नंबर 7 के तमाम राय दहिंदगान से कि मुत्तहदा तौर पर आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। यकीनन वहाँ पर रोड और साइड ड्रेन्स की बहुत ज़रूरत है। मुझे यकीन है कि अजहरुद्दीन की कामयाबी के बाद ये आपकी तकालीफ को दूर किया जाएगा। वैसे ही वार्ड नंबर 14 में मोहतरमा परवीना के वार्ड में वही CC रोड और साइड ड्रेन्स के तकालीफ हैं। 17 में भी जहां से आमिना बेगम साहिबा उम्मीदवार हैं, सीमेंट रोड और साइड ड्रेन्स का काम करवाना है। 18 वार्ड में मोइज़ खान उम्मीदवार हैं। उर्दू टीचर्स की कमी है गवर्नमेंट स्कूल में, और एक वाटर टैंक की तामीर करना है। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला मोइज़ खान की कामयाबी के बाद वो इन कामों को पूरा करेंगे। वार्ड नंबर 19 में इंशाअल्लाह वार्ड नंबर 19 से एक नया वार्ड बना है। विजय लक्ष्मी साहिबा यहाँ से उम्मीदवार हैं। यहाँ पर तो बहुत बुरा हाल है। मुझे यकीन है कि विजय लक्ष्मी साहिबा की कामयाबी के बाद ये काम करवाए जाएंगे। वैसे ही वार्ड नंबर 22 से हफीज़ शहरी साहब उम्मीदवार हैं। यहाँ पर रोड और ड्रेन की बहुत बड़ी ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह इस नौजवान को कामयाब करे ताकि ये इस वार्ड की आवाम की सहूलत के लिए और ये मसाइल को हल कर सके। वार्ड नंबर 32 से भी मोहतरमा राबिया सुल्ताना उम्मीदवार है। यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं, अंधेरा है, रोड बनाना है, ड्रेन्स बनाना है। तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये काम पूरे होंगे। अजहरुद्दीन साहब ने वादा किया है कि पानी की लाइन, सीवरेज लाइन, कम्युनिटी हॉल और एक मुस्तकिल प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग और हुसैन नगर में रोड, ड्रेन और पार्क का डेवलपमेंट और कोकिला कॉटेज के पास पानी की लाइन और ड्रेन का काम करवाने का वादा
जनाब अजहरुद्दीन साहब ने किया। अल्लाह इस बच्चे को कामयाब कर दे, क्योंकि 2 बार इलेक्शन में 19 और 21 वोट से कामयाबी हासिल नहीं हुई। वहीं पर वार्ड नंबर 3 से मोहतरम अक्सा जहरा साहिबा है, उन्होंने ये भी अज़म का इजहार किया और ये वादा कर रहे हैं कि कामयाबी के बाद वो इंद्रम्मा इल्लू के घर अपने वार्ड के लोगों को दिलाने के लिए कोशिश करेंगे। बोरवेल वहाँ पर करवाएंगे, पानी की लाइन डलवाएंगे और फ्री कंसल्टेशन होगा म्यूनसिपल सर्टिफिकेशन के लिए, और वार्ड के डेवलपमेंट के काम कराने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों के प्रोग्राम है। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि फ्लाईओवर का काम ओल्ड तांडूर में चल रहा है, तो हादी साहब की तजवीज़ ये है, मैं भी उससे मुत्तफिक हूँ कि उसको वाइट शेप में अगर उतारे तो करबला मैदान और फातिमा मस्जिद के रहने वालों को इससे बड़ा फ़ायदा होगा। इंशाअल्लाह ताला जो नुमाइंदगी करना है इस पर पूरी तरीके से हम लोग मिलकर नुमाइंदगी करेंगे। और साथ ही साथ 10 एकड़ ज़मीन मुस्लिम ख़बरस्तान के लिए, इंद्रम्मा कॉलोनी, राजीव कॉलोनी के इलाके के लोगों के लिए और ओल्ड तांडूर के लिए गवर्नमेंट की लैंड की ज़रूरत है मुस्लिम ख़बरस्तान के लिए। और ओल्ड तांडूर तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 84 में जब सालार पहले आए थे अपना पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए, तो ओल्ड तांडूर से ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तांडूर में सियासी सफ़र शुरू किया गया था। तो मैं उस एहसान को कभी नहीं भूल सकता हूँ, और मैं आपका एहसान इस एहसानमंद इसलिए भी हूँ कि मैं भी अगर पार्लियामेंट अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे भिजाया 2004 में, तो आप तमाम लोगों की दुआओं की वजह से, आप तमाम लोगों की मेहनत और वोट की वजह से असदुद्दीन ओवैसी तांडूर, विकाराबाद और चिवल्ला पार्लिमानी हल्का उस वक्त हैदराबाद पार्लियामेंट में होता था। अब ये हमारी बदकिस्मती रही मेरी कि मैं 2009 में जब नई हदबंदी हुई, मैं आप लोगों की खिदमत करने से महरूम हो गया। मगर आप इत्मीनान रखिए इस बात का कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा मैं कभी भी तांडूर की आवाम का एहसान नहीं भूल सकता, जिन्होंने हर पार्लियामेंट के इलेक्शन में बहुत मुसीबत, बहुत तकालीफ उठाकर मजलिस के उम्मीदवार मरहूम सालार मिल्लत को आपने कामयाब किया था। आज हालात पहले से थोड़े बेहतर हो गए हैं, मगर उस वक्त एक अजीब व गरीब माहौल रहता था, बड़ी तासुबियत अभी भी है मगर उस वक्त बहुत ज़्यादा थी। उस माहौल में आप लोग मरहूम क़ायद के लिए मेहनतें की, और मैं आपको इस बात को बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मरहूम क़ायद सालार मिल्लत को तांडूर विकाराबाद की आवाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मरहूम क़ायद की सेहत ख़राब हुई, वो यहीं तांडूर में डेवलपमेंट के कामों का इफ्तिताह करने के लिए आए थे MP लैट के, और यहीं पर मरहूम क़ायद को हार्ट अटैक भी हुआ। फिर यहाँ से हम लोग केर नामपल्ली अस्पताल को लेकर गए। सालार मिल्लत की तबीयत बेहतर हो गई थी, दारुस्सलाम को आए, तो मुझे और जनाब हक नज़ीर साहब को, जो आज हैदराबाद में नहीं है, कनाडा में है, अल्लाह उनको अच्छा रखे, हम दोनों को बुलाकर कहा कि जाकर देखो आप तांडूर में जो काम का जो इफ्तिताह हुआ, जो मैं देख कर आया हूँ। उस वक्त छतरी पटेल भी थे और बहुत से लोग थे, बड़े बड़े पुराने लोग थे। तो मैं आता रहा यहाँ पर, मगर आप आराम से इस बात इत्मीनान रखिए कि तांडूर अगर हैदराबाद पार्लियामेंट के हल्के में नहीं है, मगर तांडूर का हल्का, विकाराबाद का हल्का, तांडूर की आवाम, विकाराबाद की आवाम हमारे दिल में है और हमेशा रहेगी, और हम हमेशा आपके लिए खड़े थे, आपके लिए लड़ते रहेंगे। आप बिल्कुल इस बात को भूल जाइए, अरे नहीं अब हैदराबाद में नहीं रहा। जो इलाके में मजलिस को वोट पड़ता है, सालार मिल्लत ने हमको ये सिखाया है कि हम हमेशा जिस जगह से मजलिस को वोट पड़ता है, हमारा ये अखलाकी फरीज़ा है कि हम उस इलाके के हमेशा
ममनून और मशकूर रहे और उनकी खिदमत करते रहे। ये दर्स हमारे मरहूम कायद ने हम तमाम मजलिस के ज़िम्मेदारों को, अरकान को सिखाया है और हम हमेशा इसको याद रखते हैं और इस पर अमल करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसीलिए आपने देखा कि इस बल्दिया के इंतखाबात में मैं अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ यहीं से ओल्ड तांडूर से पैदल दौरे से करके किया। लोग बोल रहे थे कि वहाँ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ आइए। मैंने कहा कि नहीं, पहले तांडूर जाऊँगा। जो मरहूम कायद का हमको तलखीन थी, जो हमको तरबियत दी गई, जो हमको सिखाया गया, उस पर अमल करना है। तो मैं तांडूर की आवाम से ये भी कहना चाहूँगा कि MP लैट के स्कीम में मैं हैदराबाद पार्लिमानी हल्के से बाहर भी शायद 10 लाख या 20 लाख तक कोई काम डेवलपमेंट के दे सकता हूँ। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आप जब कभी भी मेरे पास आइए, अगर अच्छा कोई काम रहा जिससे तांडूर की आवाम को फ़ायदा होगा तो आप मेरा लेटर लीजिए और इंशाअल्लाह ताला वो फ़ंड हैदराबाद के चीफ प्लानिंग ऑफिसर से वखाराबाद के ज़िले के चीफ प्लानिंग ऑफिसर को हम ट्रांसफ़र कराकर वो भी डेवलपमेंट का तरक्याती काम MP लैट में करवा सकते हैं और मैं कराने को तैयार हूँ। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, तीसरी अहम बात यह है कि हमको इस इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने की एक और अहम वजह यह है कि हमारा नुमाइंदा कामयाब हो, हमारी आवाज़ कामयाब हो, हमारा आदमी कामयाब हो, हमारी बेटी कामयाब हो। याद रखिए, जब तक हम अपने उम्मीदवारों को कामयाब नहीं करेंगे, चाहे वो दलित हो, मुसलमान हो या आदिवासी हो, आपकी तकलीफ दूर नहीं हो सकती है। अगर कोई ये खुशफहमी में है कि नहीं नहीं TRS की 10 साल हुकूमत थी, उनके कैंडिडेट भी हैं, BJP दिल्ली में हुकूमत करती है, कांग्रेस रूलिंग पार्टी है तेलंगाना में, याद रखिए यही चीज़ दलितों को, मुसलमानों को, आदिवासियों को नुकसान पहुंचाती रही। मुल्क को आज़ाद होकर 75 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है। आखिर क्या वजह है कि मुसलमान, दलित, आदिवासी का कोई पुरसाने हाल नहीं है? और उसकी अहम वजह यह है कि हमने ज़मीनी सतह से अपनी लीडरशिप नहीं बनाई। हमने हमेशा अपने आप को सिर्फ एक वोटर बनाया कि जाकर वोट डालकर आ जाओ और घर में बैठ जाओ। मजलिस आपसे ये कहती है कि आप वोटर मत बनिए, आप शहरी बनिए, सिटीजन बनिए जिसको हुकूक मिलेंगे। मजलिस चाहती है कि आप शहरी बने जिनको पूरे हुकूक मिले, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी लीडरशिप को बनाएं। याद रखिए, बगैर पॉलिटिकल एजेंसी के आप कोई काम नहीं कर सकते, वरना सिर्फ आप वोटर बन के रह जाएंगे और फिर हमको हमारे मसाइल को हल कराने के लिए किसी और के पास जाकर भीख मांगना पड़ेगा। अगर आपका नुमाइंदा कामयाब होगा तो वो बहैसियत खादिम आपकी खिदमत करेगा और आप बेतकल्लुफ होकर उनको बुलाकर, उनको समझाकर, अगर वो गलती करे तो उनकी गलती को आप सुधार सकते हैं। इसीलिए मैं बड़े फख्र के साथ आपके दरमियान में खड़े होकर ये कह रहा हूं, पहले भी कहा था, कई मुकामात पर मैंने कहा था, और आपको देखकर और ज्यादा दिल बोलता है बोलने के लिए कि अगर मैं आपसे वोट नहीं मांगूं तो मैं क्या अखियारों की चौखट पर जाकर दस्तक दूं। मेरा हक बनता है कि मैं आपसे अपील करूं कि आप मजलिस को वोट दें, और आपका हक ये बनता है कि अगर हमसे कोई गलती होती है और आप समझते हैं कि हमें सुधार आना चाहिए तो ये आपका हक है कि आप आकर हमको सही कर सकते हैं, बता सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसी बात पर कोई रूलिंग पार्टी का है, कोई BRS का है बोलने वाले, मैं उनसे पूछना चाहता हूं,
4 सितंबर 2024 को 4 सितंबर 2024 को जैनूर में, आदिलाबाद जिले में एक फसाद हुआ। और मैं अच्छी तरह आज भी याद है कि एक मदरसे से मुझे फोन आया और वहां मदरसे के जिम्मेदार ने फोन किया तो गुफ्तगू के दौरान बच्चों की चीख और पुकार की आवाज आ रही थी। फोन करने वाले हजरत ने कहा कि असद साहब, जैनूर में फसाद हो गया, दुकानें जल रही हैं, अब हमारे मदरसे पे हमला हो सकता है, हमारे मदरसे में छोटे बच्चे और बच्चियां हैं, आप खुदा के लिए इनको पुलिस को बोलकर एक महफूज मुकाम को मुंतकिल करा दीजिए। मैंने उनसे कहा हजरत आप क्यों नहीं लेकर जाते? तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे मदरसे के सामने, हमारी दुकानों के सामने हमला हो रहा है। मैं फौरन उसी वक्त, शायद उस वक्त के एसपी थे, अब नहीं है, या डीएसपी से बात किया और मैंने साफ तौर पर उनसे कहा कि अगर आप 20 मिनट के अंदर इन छोटे बच्चे और बच्चियों को आपकी गाड़ी में लेकर एक उनके घर तक या उनके महफूज मुकाम तक नहीं पहुंचाएंगे, मैंने कहा मैं आपसे वादा कर रहा हूं 40 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर आदिलाबाद और भैंसे से मजलिस के जिम्मेदारों का काफिला जैनूर को आएगा और 3 घंटे के अंदर असदुद्दीन ओवैसी जैनूर पहुंचेगा। उसके बाद के हालात के जिम्मेदार तुम होंगे। तो डीएसपी बोला नहीं साहब रुकिए, और फौरन पुलिस की गाड़ियों में उन मासूम बच्चे और बच्चियों को बिठाकर उनके घर तक या उनके मुकाम तक पहुंचाया गया। 120 दुकान जल गए। ये जो रूलिंग पार्टी के खंडवे डालकर ये बांकड़े पहलवान जो फिरते, ये जो बीआरएस का खंडवा डालकर बोल दिया हम 10 साल हुकूमत करें। आपको मालूम जब दुकानें जल रही थी, इस मदरसे पर हमले की कोशिशें की जा रही थी, जैनूर फोन करके पूछो अगर कोई आपके जिम्मेदार दोस्त है, उस मॉब को लीड करने वाले का लीडर बीआरएस पार्टी का था, वो लीड कर रहा था, लीडर था बीआरएस का। 120 दुकान जल गए। फिर 26 दिन तक वहां के मुसलमानों का, जैनूर का समाजी बायकॉट किया गया, सोशल बायकॉट। कोई मुसलमान दुकान पर जाता तो बोलते तुमको सामान नहीं बेचेंगे। कोई मुसलमान की दुकान थी तो उनसे कह दिया गया दुकान तुम नहीं खोल सकते। कोई अंदाजा कर सकता है कि 2024 में तेलंगाना में इस तरह की हरकत हो सकती है? कहां थे रूलिंग पार्टी के लोग, कहां थे बीआरएस के लोग जो तुम्हारा लीडर उनको लीड कर रहा था? कोई नहीं गए। 26 दिन में क्या हाल हुआ होगा सोचो उन लोगों का। मैं डीजीपी से जाकर मिला, उस जैनूर के इंचार्ज खम्मम की मिनिस्टर है, आज भी मिनिस्टर है, उनसे जाकर हमारे एमएलए मिले, नहीं हम कर रहे। आखिर में लोग बोले कि हम भूखे हैं, खाना नहीं मिल रहा हमारे को। तो हैदराबाद से 15 लाख की राशन किट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बनवाए। 2 लारीज में मैं सामान भिजाया। पुलिस के अहदेदार बोले कि आप मत आइए। मैंने कहा फिर आदिलाबाद से नजीर आएंगे। आदिलाबाद से हमारे सदर नजीर साहब गए और मदरसे काशिफुल उलूम में वहां पर सबको बुलाकर जितने लोग आ सकते थे उनको राशन की किट दिए। जो नहीं आ सकते थे हमारे मजलिस के लोग उनके घर में जाकर उनको राशन किट पहुंचाए। 110 दुकानें जल गई। 34 लाख रुपए मैं मजलिस के अकाउंट से उन तमाम जलने वाले दुकानात के जिम्मेदारों से अकाउंट नंबर मंगाकर आरटीजीएस किया। मैं 34 लाख रुपए उनके अकाउंट में डलाया। फिर हमारे मजलिस के जिम्मेदारों ने कहा कि साहब और पैसे चाहिए, बस दुकान वालों को इमीडिएट चाहिए काम शुरू करने के लिए। मैंने कहा ये लोग 5 लाख रुपए, 36 लाख रुपए मजलिस ने दिए। मैं जैनूर में इलेक्शन लड़ा, जाके नहीं लड़ा मैं,
इलेक्शन लड़ने के लिए काम नहीं किया, सिर्फ उन बच्चों की तड़प, उनका रोना, उस मदरसे के लोगों की परेशानी मेरे दिल में खौफ पैदा कर दी कि आज अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो क्या जवाब दूंगा जब मैं मर जाऊंगा। हमने अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश की। 34 लाख रुपए कुछ नहीं थे, उससे बढ़कर नुकसान हुआ उन लोगों का। अल्लाह ही बेहतर जानता कैसे जिंदगी गुजार रहे होंगे। पुलिस की मौजूदगी में आग लगा दी गई। कहां थे ये लोग, रूलिंग पार्टी वाले, ये टीआरएस वाले, उनका तो लीडर था वहां पर। आपकी हुकूमत है ना, कांग्रेस की, कुछ करना था। 26 दिन किसी का समाजी बायकॉट हो सकता है क्या, बोलो आप। हम तड़प रहे थे, लड़ रहे थे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, इनमें और मजलिस में फर्क यही है। इलेक्शन के वक्त ये लोग सब बातें करते हैं, मगर जब दुकान जल रही थी, जब बच्चे रो रहे थे, भूख थी, इनको उसकी फिक्र नहीं थी। फिर 2023 में मेदक टाउन में ईद उल जुहा से पहले झगड़ा हुआ, बंडियों को जला दिया गया फ्रूट के, लोग जख्मी हुए। तो अस्पताल जो हमारे हिंदू भाई का था, बजरंग दल आरएसएस के लोग अस्पताल में घुसकर उसका नुकसान करे, वो बेचारे हमारे हिंदू भाई की गाड़ी का नुकसान करे। 2 लोग जख्मी हुए थे उसमें, आरिफ और मेराज, उनको मैं असरा हॉस्पिटल बुलाने लगा, इलाज करवाया। एक बच्चे पे केस बुक हो गया था, असरा में था, एंटिसिपेटरी बेल मजलिस के वकीलों ने ली। 7 बच्चों को जेल में डाला गया, मजलिस ने उनकी जमानत करवाई। फिर उनको जरूरत थी, मैंने वहां मजलिस के फंड से उनकी मदद की। कहां थे रूलिंग पार्टी वाले, कहां थे कांग्रेस, कहां थी बीआरएस। हम रूलिंग पार्टी हम 10 साल हुकूमत करे। फिर हनुमान जयंती पिछले साल हुई। एक इलाका है दौलताबाद, ये पटनचीरू के करीब में है। वहां पर एक मासूम बच्ची घर पे से एक चप्पल गिर गया हाथ से उसके, एक गांव में। तो जब बजरंग दल के लोग थे, आरएसएस के, घर में घुस गए, खवातीन को मारे। उस घर में एक हिस्से में टायर की दुकान थी, गायब। मेवे का गोदाम था, गायब। घर वाले मेरे को फोन किया, सच साहब देखो हमारे घर पे हमला हो गया। एक बच्ची कमरे में छुप के बोली। इत्तेफाक से कौसर मयूद्दीन संगारेड्डी में थे, बोला जाओ कौसर आप। पुलिस रोकी, मर गए कौसर। पुलिस की गाड़ी में बिठाया मैं। एक साहब पर इतना खौफ तारी हो गया था, बोले साहब फोन नहीं कट करना, मेरे को मार डालते। अरे तुम पुलिस की गाड़ी में है, नहीं साहब फोन कट मत करो, मेरे को मार डालते। 10 मिनट तक मैं फोन पे हूं। साहब आप फोन तो नहीं रखे, बोला हूं भाई, मैं हूं। आप लोग कहां थे भाई? आज तुम इलेक्शन आया तो वोट देता तुम्हारे को। फिर वही नरसापुर टाउन में जावेद नामी बच्चा, एक गैस सिलेंडर वाले से बहस हो गई, बजरंग दल वाले उसको लड़ा के मारे। जावेद जख्मी हालत में मेरे को फोन किया। हम पुलिस को बोले, कौसर को भिजाया मैं। जावेद बोला साहब मेरे को कहीं रखो, मेरे को मार डालते हैं लोग, दुश्मनी हो गई। तू प्राण में ले जाकर घर में रखे कौसर। आप लोग क्या करें बताओ? कोरंगल है, सीएम का हल्का है, कब्रिस्तान को तोड़ा गया। अब्दुल हादी गए थे, ये रूलिंग पार्टी वाले जाना था। तुम्हारे अब्बा की खबर को कोई तोड़ता, तुम खामोश बैठते थे। वहां पर गए, लोगों ने डराया अब्दुल हादी को, रूलिंग पार्टी। मैंने कहा हादी जाओ, जाके आओ वहां पर। मुबीन साहब भी गए थे बाद में। और फिर क्या हुआ, इनके जाने से वो कब्रिस्तान दोबारा दीवार बन गई। ये फर्क है। इलेक्शन में लड़ना आसान है, आम दिनों में जब तकलीफ आती कौन पहुंचता वहां पर? आप तो दिखते ही नहीं। आपकी पार्टी आपको ऑर्डर भी नहीं देती, जाओ बोल के।
आप जाते भी नहीं, आप तो दूल्हे भाई की तलवार है। हर इलेक्शन आया कि दाला खांडवा आ गए, दुकान जलते वक्त कहीं नहीं। 8 दिन वो दौलताबाद के लोग 8 दिन तक घर को नहीं गए, घर को जाना चाहते थे। फिर कौसर मोइनुद्दीन हमारे कारवान के एमएलए मकबूल उसको बोला साथ जाओ, ले जाकर छोड़े। ये सब मालूम करो, आप जाकर पूछो फोन करके। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने उनके दिलो दिमाग में डाला कि हमारे मदरसे पे हमला हो रहा, बोलो असदुद्दीन ओवैसी को बोलो। हमारे घर पे हमला हो रहा, फोन करो असदुद्दीन ओवैसी को। जावेद को मारा तो मार खा के जख्मी हालत में बोला मेरे को मारे असद साहब, मेरी मदद करो। तुमको फोन नहीं करते क्योंकि तुम काम के नहीं हो, तुम कर ही नहीं सकते, तुम्हारे पास दिल ही नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारी पार्टी का, तुम्हारे लीडरों का खौफ छा चुका है। यहां पर सिर्फ एक ही है कि मरे तो क्या जवाब देंगे, अल्लाह को काम करना। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, आपकी लीडरशिप, आपका नुमाइंदा रहना चाहिए। आपके वोटों से जीत कर जो आएगा वो हर आने वाली मुसीबत के वक्त सामने ठहर जाएगा, नुमाइंदगी करेगा, लड़ेगा। और मुल्क के हालात से आप वाकिफ हैं, मुल्क के एक हालात से आप वाकिफ हैं, कोई बात छुपी नहीं है। आप देख रहे हैं क्या क्या नहीं हो रहा है। एक आसाम का चीफ मिनिस्टर ने वीडियो बनाया, बंदूक उसके हाथ में है और गोली चला रहा है, और गोली जाकर एक शख्स बैठा हुआ है, मुसलमान है, गोद में बेटा है, गोली उसको लगती तो आवाज आ रही क्लीन शॉट, नो मर्सी, यानी सही शॉट लगा, कोई रहम नहीं करना इन पर। कभी हमने सुना कि चीफ मिनिस्टर इस तरह का वीडियो बनाएगा? आज मैं हैदराबाद पुलिस कमिश्नर को ईमेल के जरिए अपना कंप्लेन भिजवाया हूं कि आसाम के बीजेपी के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ केस बुक किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का केस है शाहीन का, उसके खिलाफ है ये तमाम हरकतें की जा रही। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए जो अपने आप को बड़े सेकुलर बोलते हैं, सबसे बड़े गूंगे और धोखेबाज यही लोग हो चुके हैं। मोहम्मद मकानदार को बालासोर उड़ीसा में गाड़ी से उतारकर, क्या वो तो जानवर लेके जा रहा, मारे, बोले नारा लगा, इतना मारे कि वो वहीं पर मर गया। ईसाई है हमारे, उड़ीसा में एक ईसाई पादरी को बजरंग दल आरएसएस के लोग दिसंबर में क्रिसमस के जमाने में उसके मुंह में गोबर डालकर, उसके सर को सिंदूर लगाकर, उसके गले में जूतों का हार डालकर पीट कर पूरे गांव को फिराए। त्रिपुरा में मस्जिद पर हमला, घरों को जला दिए, क्यों? चंदे का झगड़ा। कश्मीरी आता है बेचने के लिए, बच्चा 16 साल का, मार के सर फोड़ते हैं आप। जो बंगाली बोलता है उसको बांग्लादेशी बोल रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चिवल्ला की पार्लियामेंट की सीट बीजेपी जीती तो बीआरएस की वजह से जीती। इनका कैंडिडेट बैठ गया, कुछ नहीं हुआ, और हुआ क्या नतीजा? बीजेपी कामयाब हो गई। अभी भी इस इलेक्शन में तांडूर में बीआरएस और बीजेपी का खुफिया इत्तेहाद है, और आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये खुलकर अपनी मोहब्बत का इश्क का इजहार करेंगे। अभी छुप छुप के मोहब्बत कर रहे हैं, इलेक्शन के बाद ओपनली बोलेंगे आई लव यू, यू लव मी। तो इसलिए इनको भी से पहचानो आप। और इस मामलात में मेरी जबान बड़ी काली है, सही होती बात समझा करो आप मेरी बात को। ये क्या बात है बताओ आप? अजहरुद्दीन से पूछ लो, मैं जाने के बाद, वेंकटी कौन इनका चच्चा है? 19-20 वोट से हार गया बच्चा। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है
कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। ये असेंबली इलेक्शन नहीं है, मगर ये बहुत बड़ा इलेक्शन है। याद रखिए, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनतें की, जुस्तजू की, तभी जाकर हमको मुकाम हासिल हुआ है। अगर आज हम थोड़ी सी भी कोताही करेंगे, बल्दिया का इलेक्शन कोई 10-15 वोट से भी जीत सकता है या हार सकता है। एक एक वोट सिर्फ पार्टी को दीजिए, पार्टी को कामयाब करिए। याद रखिए, इज्तिमाइयत को फरोग दीजिए, इज्तिमाइयत को अपनाइए। ये तमाम पार्टियां खाली इनफरादियत की बात करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है, एक एक वोट को जाय होने मत दीजिए, बचा के रखिए। अपनी पार्टी के हक में इस्तेमाल करिए, पतंग के निशान पर मोहर लगाइए। और बीजेपी आरएसएस जो बड़ी साजिशें कर रही है तेलंगाना में, ये बहुत जरूरी है कि हम अपने इत्तेहाद से उन तमाम साजिशों को न सिर्फ बेनकाब करें, बल्कि उसमें उनको शिकस्त दें। ये हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे पुलिस ओहदेदारों का तखर्रुर करें जो सही मानों में काम कर सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और बात आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूं। बीजेपी की तरफ से हर तरीके से ये कोशिशें की जा रही हैं कि आपकी शहरियत को खत्म कर दिया जाए। जरा मेरे को हाथ उठाकर बताइए, कितने लोगों के नाम वोटर लिस्ट में है? वोटर लिस्ट में किस किस के नाम है? हाथ उठाइए। यहां भी उठाओ भाई, आप भी उठाओ हाथी। आपका नाम वोटर लिस्ट में है, ये आपका प्रूफ है कि आप भारत के नागरिक हैं, शहरी हैं। अब मोदी क्या कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन के जरिए मार्च अप्रैल में तेलंगाना में एसआईआर होगा। अगर किसी की सिटीजनशिप, ये शहरियत को देखना है तो एनपीआर एनआरसी के रूल्स हैं, वो नहीं करा के एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट से नाम को घटाकर आपको बताना चाहेंगे कि भारत के शहरी नहीं है। ये इलेक्शन में अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है, जैसा कि आपने हाथ उठाकर बता दिया, तो आप तमाम को जाकर अपना वोट इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आपकी भारत की शहरियत साबित हो सके। बैठिए बैठिए, आप बैठिए, बैठिए 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 तकरीर बैठिए, ताकि बैठिए, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप बैठाइए उनको। तो आप अपने वोटर लिस्ट में अपने नाम को इस्तेमाल करिए। एसआईआर मार्च अप्रैल में होगा। मेरी बात का अगर यकीन नहीं है तो इंटरनेट गूगल पर जाकर देखिए। गोवा के एक साबिका रुकने पार्लियामान को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया, आपकी शहरियत क्यों खत्म नहीं की जाए, आप कागजात लाओ हमारे को, फुला फुला कागज। नेवी का बहुत बड़ा ऑफिसर है, उसको नोटिस चले गई। बीजेपी मुसलमानों के नामों को वोटर लिस्ट से निकालकर हमारी शहरियत को खत्म करना चाहती है। और बीजेपी उत्तर प्रदेश में फॉर्म 7 देकर नाम कटाने का फॉर्म है वो, उस पर भी नजर रखनी चाहिए आपको। मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के जिम्मेदार हैं, जमीयतुल उलमा और मदारिस के जिम्मेदार हैं। मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि हर जुमे की नमाज के बाद पहले, खुतबे से पहले एसआईआर पर बात होनी चाहिए। 2002 की वोटर लिस्ट, 2024 की वोटर लिस्ट की मैपिंग होगी, उसमें हमको तवज्जो लेने की जरूरत है। क्यों आपको मंजलिस के रुकने बल्दिया कॉर्पोरेटर की जरूरत है? अगर आपको डॉक्यूमेंट निकालना, रेजिडेंस प्रूफ, ये बांकड़े पहलवान निकालेंगे आपका रेजिडेंस प्रूफ, इन्हें बोलेंगे रेजिडेंस प्रूफ को लाओ 500,000 रुपये।
मजलिस का कारपोरेटर होगा तो जाकर बैठ जाएगा तांडूर की बल्दिया में, देना है देना पड़ेगा। दो 10th क्लास का सर्टिफिकेट, प्रोजनी सर्टिफिकेट, अगर 2002 में मेरा नाम है, 24 में मेरे बेटे का नाम है वोटर लिस्ट की, तो फिर उसका सर्टिफिकेट निकालकर मेरे बेटे का नाम या बेटी का नाम डाले तो नाम आता वोटर लिस्ट में। इसमें 1% भी कोताही नहीं कर सकते हम। पहला काम, 11 तारीख वोटर लिस्ट में नाम है, दवा के डालो और पतंग के निशान पर मोहर लगाओ। फिर 11 के बाद कामयाबी होगी, और जब SIR होगा तो इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ तांडूर बल्कि पूरे वकाराबाद जिले में हम लोग फिरेंगे, चेक करेंगे और किसी का भी नाम ना कटे। ये बीजेपी की साजिश है कि हमको हमारी शहरियत से महरूम किया जाए। हम इंशाअल्लाह ताला उनको उसमें कामयाब होने नहीं देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसे वक्त पे आपको आपके नुमाइंदों की जरूरत है जो बेखौफ होकर बहैसियत खादिम आपकी खिदमत कर सके। ये अहम वक्त है SIR का, याद रखिए। 1.5-2 महीने में SIR खत्म हो जाएगा। खुदा ना खास्ता किसी का नाम नहीं आया और उसको बोल दिए डॉक्यूमेंट लेकर आओ, कहां से लाएगा गरीब वो? शहरियत साबित करो, क्या करेगा वो? उस परेशानी से डरने के लिए वोटर लिस्ट में नाम है, वोट डालो। फिर जब शुरू होगा, इसके बाद मैपिंग होगी, अब्दुल हादी की जिम्मेदारी होगी, वो कॉर्पोरेटर्स की जिम्मेदारी होगी। मैपिंग करते वक्त BLAs को साथ रहे अपने और उनको बताएं 2024 का नाम है, इनकी औलाद है या इनके पोता है, नवासा नवासी है। ये काम बहुत जरूरी है। बाज हमारी बेटियां शादी करके आती हैं किसी और जगह से, तो वहां से उनको वोटर लिस्ट में नाम निकालना पड़ेगा। तो याद रखिए, मैं बाखबर कर रहा हूं आपको, बाद में आप चीख मारेंगे ऐसा हो गया, नहीं। तूफान आने से पहले उसकी तैयारी कर लेना, आग लगने से पहले आग को बुझा देना। ऐसी तदबीर और हिकमत से हमको काम करना है। पहला काम, पतंग के निशान पर मोहर लगाना, अपनी पार्टी को कामयाब करना, और फिर इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर हर आने वाले तूफानों का मुकाबला करते थे, कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला करते रहेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, इतनी बड़ी तादाद में हमारी मां और बहनें आई। मैं आपको बिहार का किस्सा सुनाता हूं। बिहार में मजलिस के 5 MLA जीते, 4 MLAs को तोड़ लिए, 4 में से 1 को टिकट दिए, 3 को नहीं दिए। जिसको टिकट दिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसकी जमानत जब्त करवा दी। वहां से मुर्शिद आलम 50,000 वोट से मजलिस के MLA कामयाब हुए। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने लिखा कि पूरे बिहार के 200 से ज्यादा असेंबली हलके में 5 ऐसे असेंबली हलके थे जहां पर खवातीन ने, महिलाओं ने अपने 90% वोट का इस्तेमाल किया। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि 5 में से 3 पर MIM के मजलिस के MLA बने। माने 3 जगह पर खवातीन ने 90% अपने वोट का इस्तेमाल किया मजलिस के हक में। और मैं जब इलेक्शन के बाद शुक्रिया अदा करने के लिए गया तो एक गांव में खवातीन खड़े थे, मुझे बुलाया, वैसी राव। मैं गया, बोले हम सब राजद, माने लालू की पार्टी को राजद बोलते, देखो राजद का झंडा है, मगर हम तमाम खवातीन और महिलाओं ने मिलकर फैसला लिया कि हम पतंग छाप को, ओवैसी को वोट देंगे। हमारे घर में मर्द भी राजी नहीं थे, मगर हमने उनकी बात नहीं सुनी और तुम्हारे को वोट दिया। मैंने उनको शुक्रिया कहा, उनके लिए दुआएं दी। तो जब तक खवातीन आगे बढ़कर मजलिस को वोट नहीं देंगी, कामयाबी मुश्किल नजर आती है। अगर खवातीन राजी हो गए, मर्द तो आपके पीछे आ जाते हो। मैं अपने घर की बात भी कर रहा हूं, उसमें मेरे को भी शामिल कर लो आप।
नहीं बोलना चाहिए घर के राज, अब मेरे को भी घर जाना है, मगर हकीकत यही है। किसी एक मीडिया वाले ने पूछा कि भाई आप इतनी जोशी तकरीर कैसे करते? बोला घर में बोल ही नहीं सकते, बाहर निकल के भड़ास निकालते। तो बहरहाल ये मजाक है। हमको अपनी बीवियों की, माँ की बहुत इज्जत करनी चाहिए। मैं इस मौके पर मर्द हजरात को एक बात कहने वाला हूं, मुझे माफ कर दिए अगर आपको तकलीफ होगी तो। देखिए, बीवी पे कभी हाथ नहीं उठाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उनकी बीवियों पर यानी हमारी उम्मत की माओं पर कभी हाथ नहीं उठाया। इज्जत से पेश आना चाहिए, क्योंकि कल अगर तुम्हारी बेटी की शादी होगी और खुदा ना खास्ता उस पर कोई हाथ उठा दे तो कलेजा जलता है ना। तो इसलिए मेरे भाई, मैं आप तमाम माँ और बहनों से भी अपील कर रहा हूं कि आपको उस दिन 11 तारीख के दिन पहले निकलकर पतंग के निशान पर वोट डालिए। और नौजवानों, आपका काम यह है कि तांडूर की फिजाओं में ओनली पतंग 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 रहना और बाकी सब खत्म 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 होना जमहूरी तरीके से। तो हमारा काम 11 तारीख के दिन सुबह में सब मिलकर जाना, वोट डालना, उसके बाद अपने दोस्त अहबाब को तरगीब देना। और नौजवानों, गैर जरूरी उलझना नहीं किससे भी। 5 बजे तक पोलिंग कराना, और जो तुम्हारे को उलझ रहा उसको वोट टाइम में कहां जाता जी उन्हें। उस दिन कुछ नहीं करना नौजवानों, खाली मोटरसाइकिल लेके राउंड मार के, असद साहब अरे भाई पहले वोट डाल दो, वोट डालो, ऐसा उस पर निशान लगा के डालो। सोशल मीडिया पे पतंग फोटो डालो, व्हाट्सएप पे डालो, एक दूसरे को तरगीब दो। 90% पोलिंग होंगी ना, 90% पोलिंग इंशाअल्लाह। SIR का प्रूफ है ये वोटर लिस्ट, याद रखो। वोट इस्तेमाल करो मेरे भाई। मेरे दलित भाई बहनों से भी कह रहा हूं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन हमारे दलित भाई, आदिवासी भाई बहनों के पास भी कम होता है। तो हम सब मिलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बीजेपी RSS कुछ भी कर लो, वो आसाम का मुख्यमंत्री क्या करता कर ले, मगर एक बात याद रख लो जालिमों, तुम्हारी गोली से अगर अल्लाह मंजूर कर दिया मेरी मौत होगी तो मेरी मौत होगी। अगर अल्लाह फैसला कर लिया कि जमहूरी तरीके से तुम्हारा खातिमा होगा तो दुनिया की कोई ताकत तुमको बचा नहीं सकेगी। और तुम समझ लो इस बात को जालिमों, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी मगर हम जिंदा रहेंगे। क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक एक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलने वाला रहेगा। हम जिंदा रहेंगे तो दुनिया जिंदा रहेगी, हम नहीं तो दुनिया भी खत्म। एक बात को याद रखो कि तारीख के आराख उठाकर पढ़ो हेमंत बिस्व शर्मा, चंगेज खान बगदाद में हलाकू खान ने दरिया दजल्ला का पानी लाल हो गया मेरे आबो अजदाद के खून से, हम खत्म नहीं हुए। सोवियत यूनियन में मदरसे बंद थे, अंडरग्राउंड बच्चों को हुफ्फाज आलिम दीन बनाया जाता था। लेनिन की थ्योरी खत्म हो गई, आज मदरसे आबाद है। तो याद रखो, जो हक होता है वो हक कभी छुप नहीं सकता, ना खत्म हो सकता है। हक हक ही है, हक गालिब होकर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप तमाम लोग मुत्तहदा तौर पर 11 तारीख के दिन अपने घर से रवाना होकर सुबह के अवलीन वक्त में पतंग के निशान पर बटन दबाइए और मंजलिस को कामयाब करिए। हाथ उठाकर जवाब दीजिए, मंजलिस को वोट देंगे आप लोग? तो नारा लगाइए, नारे तकबीर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।